Good afternoon, students. Welcome to all students in online classes from KRP schools. Your topic is going on lesson first. Lesson first. Improvement of food resources. Last online classes, we teach you some topic improvement of food resources. We teach you from where you get the food resources. Generally you get the food resources from the animal and plant. So your topic is going on sources of plant. यानी प्लांट्स से हमें भोजन मिलता है, जानवरों से भोजन मिलता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन हमारा भोजन यूज करते हैं, हम भोजन में लेते हैं, वो हमें प्लांट से मिलता है। तो हम प्लांट से रिलेटेड हमारे टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो हमारे भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमारे मुख्य रूप से जो भी भोजन में शामिल होते हैं वो अधिकतर पार्ट प्लांट का होता है। तो हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस। तो हम प्लांट के बारे में जानते हैं कि जो प्लांट के फूड रिसोर्सेस है उसका इम्प्रूवमेंट कैसे हो, विकास कैसे हो, यानी जो हमारे प्लांट से भोजन मिलते हैं वो उनका डेवलपमेंट कैसे हो। तो दो तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। एक फार्मिंग ऑन द मोरलैंड। फार्मिंग ऑन द मोरलैंड मीन्स जो भी खेती हो रहे हैं उसके लिए जो लैंड है और ज़्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा तरीका ये है इम्प्रूवमेंट हाई एल्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप। अधिक से अधिक उपज देने वाले वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो लैंड भी घरों के लिए यूज होते जा रहे हैं। तो जैसे हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके अनुसार लैंड अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट फार्मिंग ऑन मोर लैंड है, ये प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि लैंड बढ़ाए नहीं जा सकते, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है, इस लैंड का बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक ये है इम्प्रूवमेंट हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप। इससे हम जो है भोजन के जो रिसोर्स है प्लांट को, इससे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जनरली हम इस टॉपिक जो नेक्स्ट वाले टॉपिक है इसके बारे में बताते हैं कि हम कैसे क्रॉप की वैरायटी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि भोजन की कमी ना हो हमारे पॉपुलेशन में। ओके, तो आप आगे हम देखिए, हम आपको बताते जा रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता गया, भोजन की कमी होती गई, तो कुछ दिनों के लिए भोजन का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में एक रिवोल्यूशन आया जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति हुई जिसमें जो भोजन की कमी थी इस दुनिया में, वो भोजन की कमी को पूरा किया गया। कैसे पूरा किया गया? नए नए टेक्नोलॉजी से नए नए वैरायटी के उत्पादन किए गए, जिससे जिस खेत में जितना होता था प्रोडक्शन उससे जस्ट डबल प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इस तरह जो भी भोजन की कमी थी वो ग्रीन रिवोल्यूशन से पूरा हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन होता क्या है? यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स। अगर फूड आइटम जो हम लेते हैं उसका प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसी तरह बहुत तरह के रिवॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बताते हैं, यानी जनक बताते हैं। तो जो वर्ल्ड लेवल पर फादर ऑफ
ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो ई बोरलॉग है, उनका नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर, ये बहुत ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप कुछ ईयर्स के बाद आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो जाएंगे, आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ बनना है तो कंपटीशन बीट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो उनका नाम है ई बोरला। ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये फॉरेनर है, इंडियन फादर ऑफ रिवॉल्यूशन हम कहते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये फॉरेनर थे, यानी विश्व लेवल के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर जो है एम एस स्वामीनाथन है। इसी तरह बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, बहुत सारी क्रांति आई, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी प्रोडक्शन ऑफ फिश के प्रोडक्शन बढ़ाए गए, उसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो उसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। दालें का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो उसको हम गोल्डन रिवॉल्यूशन कहते हैं। येलो रिवॉल्यूशन एक होता है, येलो रिवॉल्यूशन में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा तो उसको हम येलो का रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो कुछ और भी रिवॉल्यूशन के हम आपको नाम लिख देते हैं और उसके रिलेटेड कौन से क्रॉप आते हैं वो देखिए। जैसे येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन फिश से बिलोंग करता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से बिलोंग करता है, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। गोल्डन रिवॉल्यूशन पल्सेस का प्रोडक्शन किया गया इसमें। येलो रिवॉल्यूशन में ऑयल आता है, और ब्लू रिवॉल्यूशन में फिश आता है। ये रिवॉल्यूशन में इन सारी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। अब मेन आता है क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो इसके क्या मेथड हैं जिससे क्रॉप की वैरायटी बने, क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूवमेंट हो, ये चीज हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हम क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर क्रॉप की वैरायटी को हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा, जिससे भोजन की जो कमी है वो समाप्त हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेथड ऑफ
मेथड ऑफ क्रॉप मेथड्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। मेथड ऑफ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। अब इसमें कई मेथड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है नंबर 1 हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन इस मेथड में क्या होता है? हाइब्रिडेशन में इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है। आपको आएगा ये सुनने में, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम अलग अलग वैरायटी के क्रॉप लेते हैं और उनके बीच क्रॉस कराया जाता है और नए सीड का प्रोडक्शन किया जाता है और उस सीड से जो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो हाई हेल्डिंग वैरायटी के क्रॉप होते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग में हम अलग अलग क्रॉप से अलग अलग अच्छे वैरायटी लेकर उसमें हम क्रॉसिंग कराते हैं एक साइंटिफिक तरीके से, जिससे नई वैरायटी के सीड्स हमको मिलते हैं और उस सीड्स का जब हम खेतों में उगाते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन और फसल बढ़ जाता है। अब हाइब्रिडेशन मुख्य रूप से कई तरह से होता है। हाइब्रिडेशन 3 तरह से होता है। नंबर 1 इंटरवैराइटल, दूसरा इंटरस्पेसिफिक, तीसरा इंटरजेनरिक। ये 3 तरह का हाइब्रिडेशन होता है। इंटर वैरायटी में क्या होता है कि इसमें हम 2 डिफरेंट वैरायटी लेते हैं और सेम स्पीसीज से लेते हैं और उसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। इंटर स्पीसीज में क्या होता है कि इसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं और सेम जीनस का होता है, यानी सेम जीनस यानी सेम वंश के वैरायटी होते हैं। और इंटरजेनरिक में क्या होता है कि 2 डिफरेंट जीनस के प्लांट होते हैं और उनके बीच क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है। तो ये हाइब्रिडेशन के 3 टाइप रहे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसा हो। अगर सीड आपको अच्छा मिल गया तो सीड केवल बो देने से, अच्छे वैरायटी के सीड खेतों में बो देने से उस सीड के बो देने से आपका क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगा। उसको मैनेज भी करना जरूरी होता है। जो भी चीज़ हम बोए हैं उसको मैनेज करना भी जरूरी होता है, तब जाके हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो भी खेत में हम बोए हैं उसकी उपज अच्छी मिलेगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
आप जानते हैं कि साइंटिफिक एरा चल रहा है, साइंटिफिक युग चल रहा है, तो हम इस समय अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी हैं जिसके वजह से एग्रीकल्चर बिल्कुल अच्छे ढंग से हो रहा है। आप देख रहे हैं कंबाइन है, एक ऐसी मशीन है जो दोनों काम एक साथ कर दे रही है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में टॉपिक आता है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। नंबर 1 न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जैसे आपको न्यूट्रिएंट चाहिए भोजन में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको भोजन में चाहिए। वैसे ही प्लांट भी लिविंग थिंग्स है, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए। बिना न्यूट्रिएंट का उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, अगर ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तो उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट अगर आप प्लांट को देंगे, आप जो भी फील्ड में क्रॉप लगाए हैं उसमें न्यूट्रिएंट अच्छा आप डालते हैं, फसल को देते हैं, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप को नियर अबाउट 40 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं उसको कम की ज़रूरत पड़ती है। तो दो तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट में दो तरह का न्यूट्रिएंट होता है। एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिएंट उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है उस क्रॉप को उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट क्रॉप को कम जरूरत पड़ती है उसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो कुछ एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट में हो जाते हैं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बता रहे हैं, माइक्रो जो थोड़े सूक्ष्म मात्रा में जरूरत पड़ती है फसल को, जैसे फेरिक है, मैग्नीज है, बोरान है, जिंक है, ये माइक्रो आर्गेनिक है, इनको थोड़ी जरूरत पड़ती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो न्यूट्रिएंट ज्यादा फसल की जरूरत पड़ती है उसको हम मैक्रो कहते हैं, और जो न्यूट्रिएंट फसल को कम जरूरत पड़ती है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और न्यूट्रिएंट आपको बताना नहीं है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, फूड फैक्टर होता है, जो हर लिविंग थिंग्स के लिए जरूरी होता है। अब न्यूट्रिएंट में ही एक टॉपिक आता है मैन्यूर। मैन्यूर क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम आपको बताते चले। मैन्यूर एक डीकंपोजिंग यानी सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो प्लांट
या एनिमल वेस्ट से तैयार होता है। जैसे काऊ डंक है, बैफोलो डंक है, ये सारे डंक हम किसी एक गड्ढे में स्टोर करते हैं तो कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद जो मटेरियल तैयार होता है उसको हम मैन्यूर कहते हैं। और ये जो मैन्यूर होता है, अगर हम मिट्टी में जहाँ हमको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है उसमें अगर मिक्स करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो मैन्यूर नेचुरली तरह से तैयार होता है, नेचुरल आइटम से तैयार होता है। ये मैन्यूर किसी क्रॉप के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बिना मैन्यूर का प्रोडक्शन में कमी हो सकती है, क्रॉप का प्रोडक्शन में कमी हो सकता है। अब दूसरा जो चीज हम फसल को ग्रो करने के लिए डालते हैं वो होता है फर्टिलाइजर। मैन्यूर, उसके पहले हम बताते चले कि मैन्यूर कई तरह का होता है। मैन्यूर के टाइप कई तरह के होते हैं। नंबर 1 फार्मयार्ड मैन्यूर। फार्मयार्ड मैन्यूर यानी जो हम फार्म माने खेत, जो हम खेत वाले चीजों के यानी एग्रीकल्चर के जो वेस्ट से हम तैयार करते हैं उसको हम फार्मयार्ड मैन्यूर कहते हैं। दूसरा मैन्यूर है कंपोस्ट। ये एनिमल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट दोनों से तैयार होता है। तीसरा मैन्यूर है वर्मी कंपोस्ट। ये मैन्यूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैन्यूर एक विशेष प्रकार के कीड़े से तैयार होते हैं जिसको हम कहते हैं अर्थवर्म। ये अर्थवर्म से तैयार होता है, इसलिए इसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट फसल हमारे क्रॉप के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत यूजफुल होता है। और फोर्थ टाइप के जो मैन्यूर है वो आपको हम बता रहे हैं ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर क्या होता है? कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं जिससे हमें एनिमल को खाने के लिए चीज नहीं मिलती, यानी मनुष्य के खाने के लायक चीज नहीं होती है, लेकिन उस क्रॉप को खेतों में अगर हम उगा के जब फसल वो क्रॉप मैच्योर हो जाता है तो उसको हम प्लगिंग कर देते हैं, खेत में ही जोताई करा देते हैं और उसके बाद खेत में पानी भर देते हैं और उस क्रॉप के सड़ने से जो मैन्यूर तैयार होता है उसको हम ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। जैसे कुछ आपको एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, जैसे क्लस्टर बीन। एग्जाम्पल में क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन्स ये एक तरह का ये एक क्रॉप है जो खेतों में उगाने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद उसको हम प्लगिंग करा देते हैं ट्रैक्टर से, खेतों में जुताई करा देते हैं, वो मिट्टी मिक्स हो जाता है और उसके बाद पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद वो कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाता है, सड़ जाता है और सड़ने के बाद एक अच्छा मैन्यूर तैयार हो जाता है और तब उसमें हम कोई फसल ग्रो करते हैं तो उसका हमको प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट में हम फर्टिलाइजर जानते हैं। मैन्यूर आप जानते हैं, फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं। फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स क्या होता है? जो इंडस्ट्री में जो भी न्यूट्रिएंट जो हमारे क्रॉप के लिए जरूरी है वो केमिकल से इंडस्ट्री में तैयार होते हैं, उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में रासायनिक खाद कहते हैं।
जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक खाद कहते हैं। यानी जो केमिकल चीज़ों से इंडस्ट्री में, कंपनी में तैयार होते हैं और क्रॉप में उसको हम यूज करते हैं, उसको हम फर्टिलाइजर कहते हैं। तो ये कई तरह का होता है, इसमें भी कई तरह के टाइप होते हैं। तो इसके टाइप में उस आपको हम बता दें, नंबर 1 नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। दूसरा फास्फोरस, फास्फेटिक। तीसरा पोटेशियम, फर्टिलाइजर। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसको नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें जिसमें फास्फोरस मिला था उसको फास्फेटिक कहते हैं। और ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें पोटेशियम मिला होता है उसको हम पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर कहते हैं। और इन फर्टिलाइजर को हम अपने क्रॉप में अगर हम मिक्स करते हैं, समय समय से क्रॉप में देते हैं, तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, ये लेसन लॉन्ग है क्योंकि हम 9th के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सारे लेसन बहुत ब्रॉड हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।